नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिन खबरों पर आपके लिए माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने आज यही हुंकार दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा न देने की बात कही, लेकिन ममता बनर्जी अभी मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा? जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं? परिस्थिति क्या बनेगी, आज ये आपको बताऊंगी। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी कि बंगाल में क्या मुख्यमंत्री को लेकर सरप्राइज मिलने वाला है। सबसे आगे रेस में शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन और कौन कौन से नाम हैं जो इस रेस में शामिल हैं, और क्या बंगाल में सरप्राइज देगी बीजेपी, जिसके लिए वो जानी जाती है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि टारगेट यूपी एक्शन में योगी। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिहार में जीत के बाद बंगाल का टारगेट दिया जो पूरा हो गया है। अब बंगाल की जीत के बाद टारगेट यूपी दिया है, उसमें कैसे योगी आदित्यनाथ लग गए। आज ये खबर आपको दिखाऊंगी और इसी के साथ आपको दिखाऊंगी तमिलनाडु में विजय पथ कैसे तैयार हो रहा है। विजय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आए हैं, लेकिन विजय को जीत के साथ साथ सरकार बनाने के लिए अभी दोस्तों की जरूरत है। तो वो सरकार कैसे बन रही है और विजय सत्ता में आने के बाद वो कौन से वादे पूरे करने वाले हैं जिन्हें लेकर तमिलनाडु की जनता उत्साहित, आज ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी पश्चिम बंगाल में खेला अभी बाकी। পরিবর্তন হয়ে গেছে। धक्का देके देके मार के निकाला যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন। I am telling you that we won the election. We won the election. दीदी टाटा बाय बाय। तो बंगाल में खेला अभी बाकी है। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन इसी के साथ ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। मैं ये पूरी खबर आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज आपको बताती हूं कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले क्या तस्वीरें सामने आई। आसनसोल में 15 साल पुराना मंदिर, उसके कपाट खोल दिए गए, दरवाजे खोल दिए गए, उस मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई। आज सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि किस तरह जगह जगह बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और आसनसोल का ये मंदिर, इसको पूरा दिखाइए। आसनसोल का ये मंदिर जहां पर आज पूजा पाठ शुरू हुआ है, लेकिन कल देर रात ये तस्वीर है। मंदिर सालों से बंद था, आज खुला है, कैसे देख रहे हैं और क्या उत्साह है? नहीं, ये तो हम लोग को पूरा भरोसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, ये मंदिर भी खुलेगा, मंदिर का पीछे का जो अधिक्रमण है वो भी हटेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, बीजेपी ने जीते, बहुत अच्छा लगा। माँ दुर्गा जी का हर साल पूजा होंगे, बहुत खुशी की बात है। आसनसोल का जितना हिंदू है सब खुश है, क्योंकि ये मंदिर आसनसोल का शान का बात है। बहुत खुशी हो रहा है हम लोग को, ये हिंदू लोग के सफर का बहुत मीठा पल है। ये मंदिर आसनसोल में बहुत बड़ा चर्चा का विषय था, ये आस्था का केंद्र है। तो आपने सुना कि कैसे पश्चिम बंगाल में मंदिर खुला है, बीजेपी की सरकार आई, उधर आसनसोल में मंदिर के दरवाजे खुल गए। लेकिन फाल्ता से भी एक तस्वीर आई जहां पर जहांगीर खान चुनावी उम्मीदवार हैं और वहां चुनाव होना है, वहां टीएमसी के दफ्तर पर हमला हो गया, जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। तो ये तस्वीरें भी आई पश्चिम बंगाल से।
एक तरफ जहांगीर खान के दफ्तर पर यह तोड़फोड़ हुई है, उस बीच आज सबसे बड़ी खबर ममता बनर्जी ने दे दी। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तस्वीरें आई जिसमें वो अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के और वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई। हाथ उठाकर यह संदेश दिया कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं। ममता बनर्जी ने आज धावा बोल दिया। आज क्या क्या कहा आपको यह सुनवाती हूं। ममता बनर्जी ने आज कहा कि विधानसभा चुनाव में मेरी हार नहीं हुई है, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। उन्होंने कहा कि लोक भवन जाकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ूंगी, जीतती तब भी विधानसभा नहीं जाती। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर को हाईजैक किया गया है और मुझे काउंटिंग सेंटर से धक्के देकर निकाला गया। ये वही आरोप है जो कल रात उन्होंने लगाया, लेकिन आज उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा ही नहीं देने वाली हूं। चुनाव आयोग और केंद्र में एक मिलीभगत है और बंगाल में मेरी सरकार की वापसी होगी, बीजेपी हारेगी तो हम भी ऐसा ही करेंगे। यानी बीजेपी को चुनौती भी दी और यह भी कह दिया मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं आगे आपको यह भी बताऊंगी कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या होगा, लेकिन पहले सुनिए आज ममता बनर्जी ने क्या कहा। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. All the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं अब चुनाव हारी नहीं, मुझे हराया गया है। आगे आपको यह भी बताऊंगी कि किन किन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे और वहां टीएमसी जीती या हारी। लेकिन आपको यह बताती हूं कि ममता बनर्जी जब कह रही है कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। हावड़ा के टीएमसी दफ्तर पर यह देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हुई। अब टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़, इस पर बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछे गए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये आम लोग हैं जिनका गुस्सा फूट रहा है ममता बनर्जी पर। इसको पूरा दिखाइए, ममता बनर्जी पर गुस्सा फूट रहा है और वो जाकर टीएमसी के दफ्तर पर ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। अब ये आसनसोल से आई, यहां पर टीएमसी के दफ्तर में कैसे तोड़फोड़ मची है। दरवाजा खोला गया और वहां पर जाकर टीएमसी और ममता के पोस्टर फाड़े गए। तो जहां एक तरफ ममता बनर्जी के आसनसोल और हावड़ा के दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई, तो वहीं शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ बातें करती हैं, इस्तीफा न देने की बात वो कर रही है, उसमें कोई दम नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सीएम বলছেন, মমতা ব্যানার্জি বলছেন উনি পদত্যাগ রেজিগনেশন দেবেন না, পদত্যাগ করবেন না, ওনাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে, উনি কেন রেজিগনেশন দেবেন, এটা কি হতে পারে? দেখুন এসব জিনিস আমি কিছু বলতে পারবো না। উনি আছেন অনারেবল চিফ মিনিস্টার, উনি যেটা আছে আইনটাই সব জানেন। এতবার উনি তো এমপি ছিলেন, ইউনিয়ন মিনিস্টার ছিলেন, সব ছিলেন। আমার বলা কিছু শোভা দিচ্ছে না যে দেশের সংবিধান जो আছে সুপ্রিম আছে। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये संविधान से चलने वाला देश है, मुख्यमंत्री कुछ भी कहती रहे, इस्तीफा नहीं देंगी, उसके कोई मायने नहीं है। अब आपको सुनवाती हूं कि अगर ममता बनर्जी नहीं इस्तीफा देती हैं तो संवैधानिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, क्या 2 दिन जब तक विधानसभा भंग नहीं होती, क्या कोई बड़ा फैसला ममता बनर्जी ले सकती हैं? जरा देखिए। इस्तीफा नहीं देने से ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी। वो गवर्नर अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते हैं किसी भी स्टेट में, और गवर्नर के पास पावर होता है कि अगर मेजॉरिटी जो वहां पर पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है सरकार बनाने का, तो उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं। उसके लिए गवर्नर को जो उचित निर्णय होता है वो गवर्नर ले सकते हैं, और गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन की शक्तियों में निहित है। तो और इस्तीफा देने के लिए ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी को राजभवन जाने की जरूरत है। वो ईमेल से भी, स्पीड पोस्ट से भी, बाई हैंड भी किसी भी तरह से इस्तीफा जो है वहां पर पहुंचवा सकती है। तो
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ममता बनर्जी चाहे वो इस्तीफा न देने की बात कह सकती है, लेकिन उसके कोई मायने नहीं है क्योंकि विधानसभा भंग होनी ही होनी। लेकिन इन सब के बीच जो विपक्ष के नेता हैं उनका समर्थन ममता बनर्जी को कैसे मिल रहा है, जरा ये आपको बताती हूं। राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों की चोरी हुई है, ये चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब चारा ही क्या है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे चुनाव दौरान जब उन्होंने ममता बनर्जी का विरोध किया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए वो ममता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब आपको बताती हूँ, अखिलेश यादव जो कि बंगाल आए भी और ममता बनर्जी के लिए उन्होंने बकायदा चुनाव प्रचार किया, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजनीतिक इतिहास में ये घनघोर काला दिन, आज देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। जनमत की खुली लूट कैसे हुई है ये इन चुनावों ने दिखा दिया है। तो वो भी ममता बनर्जी की सीट लूट की बात के साथ समर्थन में आए हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2016 में मोदी लहर में बीजेपी ने बंगाल में 3 सीटें जीती थी, लेकिन जब मोदी जी की लोकप्रियता पाताल में है तब कैसे जीत गए? तो वो सवाल उठा रहे हैं पश्चिम बंगाल की जीत पर और सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जीत कैसे मुमकिन है। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी आरोप लगा रही है 100 सीटें चोरी हो गई। आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए उनके समर्थकों के वोट काटे गए, लेकिन जिन 20 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे उनमें से 13 सीटों पर ममता की पार्टी ने ही जीत हासिल की। मैं आज आपको 5 डिलीशन वाली सीटों का नतीजा दिखाती हूं, क्योंकि बार बार ममता ये कहती है कि इस सीट वोट काटे गए, वोट चोरी हुई और उसके चलते चुनाव में सीटें लूटी गई। अब आपको बताती हूं कि शमशेरगंज यहां पर 74,775 वोट कटे, लेकिन जीत हुई टीएमसी की। इसी के साथ आपको बताऊं कि लाल गोला सीट पर 55,420 नाम काटे गए, लेकिन इस सीट पर जीत हुई टीएमसी की। इसी के साथ अगला आपको बताऊं कि भगवान गोला में वोट कटे 47,493, लेकिन जीत वहां पर भी टीएमसी की हुई। ये सबसे ज्यादा जिन सीटों पर वोट कटे हैं वो पहली 5 सीटें आपको बता रही। अब आपको अगला बताती हूं, रघुनाथगंज में 46,100 वोट कटे, लेकिन जीत यहां पर भी टीएमसी की हुई। और इसी के साथ मेटिया बुर्ज में जहां पर 39,569 वोट कटे थे, यहां पर भी जीत टीएमसी की हुई। और ये आंकड़े इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जहां जहां वोट कटे, सबसे ज्यादा जिन सीटों पर वोट कटे उनमें 20 में से 13 टीएमसी के पाले में गई है और उनमें से 5 मैंने आपको दिखाया। अब सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में यह बना हुआ है कि जीत के बाद समर्थकों के बीच कौन सा वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री। अब इसमें बीजेपी सरप्राइज देगी या उसी चेहरे पर दांव चला जाएगा जिसे मुख्य प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी का माना जा रहा था। आपको तस्वीरें शुवेंदु अधिकारी की दिखाते हैं। अब इन पर सबसे ज्यादा चर्चा है पूरे चुनाव भर, ममता वर्सेस शुवेंदु की ही लड़ाई आपने देखी। आज शुवेंदु अधिकारी जीत के बाद समर्थकों के बीच पहुंचे थे और वहां उनके बीच पहुंचकर धन्यवाद दिया। अब शुवेंदु अधिकारी को तो जायंट किलर माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी को तो जायंट किलर माना जा रहा है, लेकिन शुवेंदु के साथ साथ ये 4 और नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। आप चारों नाम देख लीजिए। दिलीप घोष जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं, शमिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली। अब ये 5 नाम हैं जिन नामों पर चर्चा हो रही है। अब एक एक करके आपको इनके बारे में बताती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जायंट किलर शुवेंदु अधिकारी हैं। सब मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये जमीन पर पकड़ और मजबूत नेटवर्क के कारण भी है। आपको यह भी बताऊं कि 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में इन्होंने मात दी थी, आप अभी तक जानते हैं। इस बार ममता को भवानीपुर में भी हरा दिया। नेता विपक्ष के तौर पर 5 साल संघर्ष किया है और ममता की आक्रामकता का माकूल जवाब भी दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच
बहुत लोकप्रिय भी हो गए और बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व को धार इन्होंने दिया। आपने अक्सर इन्हें सुना कहते हुए हिंदू हिंदू भाई भाई। बंगाली मूल वाली राजनीति में ये फिट भी हो जाते हैं। तो शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है और ज्यादातर लोग मानते हैं कि यही मुख्यमंत्री होंगे। वहीं दूसरा नाम है दिलीप घोष का। पार्टी को बंगाल में मजबूत करने वाले नेताओं में शामिल है। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे। अब टीएमसी के खिलाफ हमेशा से कड़ा रुख रखा है। खड़गपुर सदर से इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है और हमेशा से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बल देने का काम किया। एक और चेहरा है जिस पर लोग दांव लगा रहे हैं, श्रमिक भट्टाचार्य। राज्य बीजेपी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। नई पुरानी पीढ़ी में तालमेल बिठाने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका पुराना नाता है। अब 3 बार बीजेपी के महासचिव भी रह चुके हैं। बूथ प्रबंधन, चुनावी रणनीति में ये माहिर माने जाते हैं और बीजेपी का शालीन और शिक्षित चेहरा भी कहलाते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। इनका नाम भी चल रहा है। अब आते हैं महिला चेहरों, क्योंकि बीजेपी ममता बनर्जी के आगे क्या एक महिला चेहरा ही लाना चाहेगी। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की बेबाक नेताओं में गिनती होती है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संघर्ष भी किया। टीएमसी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया। आसनसोल दक्षिण सीट इन्होंने बरकरार रखी है। ममता वेव में भी जीती थी, अब फिर से जीती है। बीजेपी ने बंगाल में इन्हें पार्टी उपाध्यक्ष बनाया और बीजेपी महिला सीएम चुनेगी तो इनको चांस मिल सकता है, ये ध्यान में रखिए। और उसी के तहत जो अगला नाम वो भी सामने आ रहा है, रूपा गांगुली का नाम। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही। संदेश खाली कांड के खिलाफ मुहिम भी चलाई। ग्राउंड लेवल पर लंबे समय तक काम किया। सोनारपुर साउथ से टीएमसी के खिलाफ जीते। किसी विवाद से कभी नाम नहीं जुड़ा है, बल्कि दूसरी बात यह है कि ये काफी लोकप्रिय है क्योंकि टीवी सीरियल महाभारत में द्रौपदी के रोल में नजर आई थी। शहरी और ग्रामीण वोटर से इनका जुड़ाव है और बीजेपी महिला सीएम चुनेगी तो इनको चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चाएं शुवेंदु अधिकारी की हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं, तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं। दीदी टाटा गुड बाय। बीजेपी का बंगाल की सत्ता के शिखर पर पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस रणनीति की कामयाबी है जिस पर पार्टी वर्षों से मेहनत कर रही थी। बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ रैलियां नहीं की, दिल जीतने की कोशिश की। याद कीजिए 28 अप्रैल की तारीख, बंगाल में एक दिन पहले प्रचार खत्म हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी अगली ही सुबह उस फुटबॉल मैदान में उतर गए जिसके तार बंगाल के दिल से जुड़े हैं। मोदी ने शॉट भले ही सिक्किम में लगाया, लेकिन गोल बंगाल में हो गया। बंगाल में बीजेपी का कमाल एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। इसके लिए पार्टी चुपचाप लगातार कोशिश कर रही थी। महिलाएं और युवा शुरू से उसके फोकस में थे। 2025 के सितंबर में बीजेपी ने नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में पुरुषों की 1200 टीम यानी करीब 18,000 पुरुष खिलाड़ियों ने और महिलाओं की 253 टीम यानी करीब 3,800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बंगाल के लगभग 1300 मंडलों में इसका आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का नाम स्वामी विवेकानंद के पुराने नाम नरेंद्र पर रखकर बीजेपी ने इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। इस टूर्नामेंट ने बंगाल के युवाओं के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। बीजेपी ने महिला वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ प्रयास किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने करीब 1,96,000 छोटी छोटी ड्राइंग रूम मीटिंग्स की और महिलाओं को बीजेपी के पाले में लाने की कमान चुनावी मंच से मोदी खुद संभाल रहे थे। बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे। टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे।
इधर बीजेपी महिलाओं के मन से डर निकालकर उनके मन में सुरक्षा का भाव जगाने की कोशिश कर रही थी, तो बंगाल में बीजेपी के करीब 8,76,000 कार्यकर्ता जीत की कहानी लिखने गलियों में निकल चुके थे। 70,000 से ज्यादा बूथों पर बीजेपी की समितियां दिन रात काम कर रही थी। हर घर में चुपचाप कमल छाप का संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। हर विधानसभा में ममता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की चार्जशीट जारी की गई। ये गुंडाराज और सिंडिकेट समाप्त करना है क्या भाईपो कर सकता है, दीदी कर सकती है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कमल की सरकार। रही सही कसर स्टार प्रचारकों ने पूरी कर दी। बीजेपी के 9 मुख्यमंत्रियों ने 101 सभाएं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 40 रैलियां की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 19 रैलियां की। लेकिन सबसे खास रही झारग्राम की झालमुरी। पीएम मोदी ने अपने खास अंदाज में बंगाल के लोगों से भावनात्मक रिश्ता जोड़ लिया। बढ़िया बनाओ, अरे यही खाएंगे। हाँ, ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। टीएमसी के खिलाफ सत्ता की जंग में बीजेपी को संघ का भी भरपूर साथ मिला। बीजेपी के साथ संघ के कार्यकर्ता साइलेंट मिशन चला रहे थे। संघ ने पश्चिम बंगाल में 2.25 लाख से अधिक छोटी बड़ी बैठकें की। स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर बंग बचाओ थीम पर जागरूकता अभियान चलाया। चाय की दुकानों, मंदिरों और निजी मुलाकातों के जरिए सीधे संवाद पर जोर दिया। संघ की शांत और जमीनी स्तर की रणनीति इस चुनाव में गेम चेंजर बन गई। बीजेपी की ये 207 सीटों वाली जीत सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि बंगाल की गलियों में की गई वर्षों की मेहनत का नतीजा है, जिसने 15 साल बाद ममता को सत्ता से बाहर कर दिया। तो बंगाल में बड़ा जनादेश है और टारगेट पर उत्तर प्रदेश है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल विजय के साथ ही यूपी का संदेश दे दिया और उस यूपी के संदेश को सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने पकड़ लिया। आज जो तस्वीरें आई यूपी से, वो तस्वीरें देखिए। कल बंगाल के जनादेश के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। उन्होंने बैठक में सबको मिठाई खिलाई। अब ये यूपी में, ये बंगाल में जीत के लिए भी मिठाई है और अगले टारगेट को सेट करने के लिए भी महारथियों को तैयार कर दिया योगी आदित्यनाथ। अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। बंगाल में टेरर, माफिया राज और करप्शन की पर्याय बनी टीएमसी को उखाड़ फेंकना है। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, टीएमसी मुक्त बांग्ला। আমার সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা। तो ये योगी आदित्यनाथ के वो बयान थे, वो रैलियां थी जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में की। अब पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत मिली है और वो तैयार हो गए हैं यूपी में जीत दोहराने के लिए। अब बंगाल की जीत 2026 की राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये आपको मैं बता रही हूं, क्योंकि 2027 में यूपी में चुनाव, यूपी के सियासी समीकरणों पर सीधा असर इस जीत का पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में अगले साल जब चुनाव होने हैं, तो बंगाल जीत ने यूपी के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया है। बीजेपी को सपा से निपटने के लिए एक नई तरह की ऊर्जा मिलेगी, कार्यकर्ताओं को खासकर। 2024 में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने झटका दिया था। 2 साल बाद बंगाल की जीत हुई और यूपी में एक तरह का बूस्टर डोज मिल गया कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सामने सारे समीकरण ध्वस्त होते नजर आते हैं। बंगाल की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह एक हिंदू वोट बैंक माना जा रहा है।
हिंदू वोट कंसोलिडेशन माना जा रहा है, जिसे शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के बाकी नेता बार बार दोहराते भी हैं। योगी आदित्यनाथ भी लगातार हिंदुओं को संदेश दे रहे हैं। आपको पता है कि बटोगे तो कटोगे वाला उनका नारा जिस तरह से लोकप्रिय हुआ, उसके बाद क्या बंगाल की जीत उसे और ज्यादा जोर देगी? यूपी में अब बंगाल की तरह हिंदू एकजुट होगा क्या? बंगाल में हार अखिलेश के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आपने देखा था कि बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, उनके लिए प्रचार भी किया था। ममता की हार ने यह संदेश दिया कि अजेय कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए विजेता वाला नैरेटिव भी सेट हो गया है। बीजेपी अब और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी की कोशिश होगी कि सत्ता की हैट्रिक यूपी में लगनी चाहिए, और इसीलिए जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिया उस पर काम करना शुरू बहुत पहले से हो गए। अब मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताती हूं। जब हम हिंदू वोट एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो क्या बंगाल में यही हुआ है, जिसके बाद अब यूपी में हिंदू एकजुट होने की बात हो रही है। ये जो आप देख रहे हैं आंकड़े, बंगाल के आंकड़ों से जो बात निकल के आती है, जहां पर भी मुस्लिम आबादी 40% रही, वहां 62 सीटें हैं। मुस्लिम सीट 40% से ज्यादा थी, उनमें से टीएमसी ने 41 और बीजेपी ने 16 सीटें जीती। अब जहां पर 20 से 39% मुस्लिम आबादी थी, वहां 78 सीटें थी, और उनमें टीएमसी ने 32 जबकि बीजेपी ने 45 सीटें जीती। लेकिन जिन 153 सीटों पर मुस्लिम आबादी केवल 20% तक थी, यानी 20% ज्यादा मुसलमान नहीं थे, वहां टीएमसी ने केवल 19 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 134 सीटें जीती। तो ये जो नीचे का आंकड़ा है, इसे देखिए, जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा थी, वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। 134 153 में से बीजेपी ने अपने नाम कर लिया। अब यूपी में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। तो कहीं ना कहीं 2027 में जब महिलाओं की बात आएगी, आधी आबादी की बात आएगी, तो आधी आबादी कल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। समाजवादी पार्टी को अब सत्ता में आना एक सपना जैसा है, वो नहीं आने वाले हैं, चूँकि ये सनातन विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी के खुद के सगे नहीं हैं। देखिए, वहाँ ममता जी लड़ी है उत्तर प्रदेश में रोजगार के लेके, निजीकरण के लेके, और जो नौकरी बेचारों के बच्चों का नहीं निकल रही है, तो इसके लिए देश की जनता को लेकर हम लोग विपक्ष को सरकार बनाएंगे। अब सवाल है कि क्या जैसे बिहार की जीत ने बंगाल में भगवा झंडा फहराने का रास्ता बनाया, क्या वैसे ही बंगाल की जीत 2027 की लड़ाई के नतीजे तय कर देगी? क्या बीजेपी ने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है? क्या बंगाल के बाद बीजेपी मिशन यूपी में जुट गई? जो ममता के साथ हुआ वो क्या 27 में अखिलेश के साथ होगा? बंगाल में बीजेपी के लिए जीत का क्षण है, लेकिन इसी जीत के बाद अब बीजेपी ने यूपी विजय का प्रण भी ले लिया। मिशन बंगाल के बाद से ही बीजेपी 2027 की तैयारियों में जुट गई, और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली है। यूपी में जीत का संकल्प ठीक उसी तरह लिया जैसे बंगाल की जीत का टारगेट बिहार की जीत के दिन सेट किया था। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। पीएम मोदी का ये वो संदेश था जिसने बंगाल जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, और उसी जोश का नतीजा है बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर झंडा गाड़ा। लेकिन अब बारी यूपी विजय की है, जिसका संकल्प पीएम मोदी 28 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करके ले चुके हैं। इसकी गूंज बंगाल विजय के दिन भी सुनाई दी, जो साफ संदेश था कि अब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए अगला टारगेट सेट कर लिया है। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी
यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ही अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी की जीत को फरेब बता दिया। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा, हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है, ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है। बंगाल में बीजेपी की जीत के दिन को भी अखिलेश ने राजनीतिक इतिहास का काला दिन बताया था। चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की तुलना साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से करते हुए घपला करने का आरोप लगाया। ये संदेश है कि बंगाल के बाद अब यूपी में सियासी पारा हाई होने वाला है। और अब आपको बताते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा ने जिन्होंने हैट्रिक लगा ली है असम में, वो कैसे असम के हीरो बनकर उभरे हैं। और सिर्फ असम के नहीं, असम के हीरो जब सत्ता में आए हैं तो वो अपने बयानों से किस तरह से जवाब दे रहे हैं। हिमंत बिस्व शर्मा का कल से आपने तस्वीरें देखी हैं, कहीं डांस कर रहे हैं, कहीं बयान दे रहे हैं, कहीं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ये सब तस्वीरें हिमंत बिस्व शर्मा की सामने आई। और हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के नायक हैं। लेकिन इस जीत से ये साबित हुआ है कि हिमंत बिस्व शर्मा किस तरह से विपक्ष के बयानों और उनके पूरे एक एजेंडा के तहत भी उसे ध्वस्त कर सकते हैं। अब आपको बताती हूं कि असम में हिमंत बिस्व शर्मा इतने बड़े हीरो बनकर कैसे उभरे। असम में पहली बार बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। बीजेपी पहली बार 2/3 बहुमत के करीब पहुंची और हिमंता की अगुवाई में बीजेपी ने यह हैट्रिक लगाई। असम विजय में हिमंता की सबसे बड़ी भूमिका है। हिमंता ने अपने काम के आधार पर वोट मांगा, बयानों से हिंदू वोट को एकजुट किया, आक्रामक अंदाज में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। बहुत से लोगों ने उन्हें इसके लिए अटैक भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने एजेंडे पर बने रहे। घुसपैठियों को मियां मुसलमान का उन्होंने नाम दिया और कहा कि मैं असमिया मुसलमान की बात नहीं करता हूं। कांग्रेस के खिलाफ हिंदू विरोधी नैरेटिव भी एक बनाया उन्होंने और कांग्रेस संगठन में कमजोरी का फायदा उठाया। भूपेन बोरा को कांग्रेस से बीजेपी में लेकर आए। भूपेन बोरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलोई को भी बीजेपी में लेकर आए। मामा बनकर, क्योंकि उनको मामा कहा जाता है वहां, मामा बनकर असम के लोगों से रिश्ता भी जोड़ा। महिलाओं का बड़ा वफादार वोट बैंक बनाया और लखपति दीदी योजना से 3 लाख सदस्य भी जोड़े। अब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से महिलाओं में एक पैठ असम में बनाई और वेलफेयर स्कीम से एंटी इनकम्बेंसी को भी उन्होंने पछाड़ दिया, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी आई और पूर्ण बहुमत के साथ, सीटें भी कम नहीं हुई, तो ये एंटी इनकम्बेंसी को एक तरह से पछाड़ना ही कहा जाएगा। लेकिन हिमंता ने साफ कर दिया कि कांग्रेस ने कैसे उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाकर उनकी जीत को बड़ा बनाया और पवन खेड़ा को उन्होंने खास तौर से धन्यवाद दिया। जरा सुनिए। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं, विधायक है तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते सर। और उसमें और एक आप लोग को खबर देना मेरा ड्यूटी है। 2016 में बीजेपी का सरकार हुआ, 21 में रिपीट हुए। बीजेपी का कभी अपने मेजोरिटी नहीं था। इस बार बीजेपी अपना खुद का मेजोरिटी मिले है। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा थैंक यू, अगर ये कैंपेन मेरे खिलाफ नहीं चलाते तो इतनी बड़ी जीत नहीं होती। अब असम में नतीजों के बाद एक बड़ा खेल हुआ है। विपक्ष के अंदर सिर्फ मुस्लिम विधायक बैठेंगे। अब आप ये सोचिए, ये पहली बार है आजाद भारत में, पहली बार ऐसा होगा कि विपक्ष में 95% मुसलमान विधायक हैं और जो सत्ता पक्ष है वो सारे विधायक हिंदू हैं। विपक्ष के 24 विधायकों में 21 मुसलमान। कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत की है। कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुसलमान हैं। कांग्रेस में मुस्लिम विधायकों की संख्या 90% है। कांग्रेस के सभी मौजूदा हिंदू विधायक हार गए और विपक्ष में अब सिर्फ 2
दो हिंदू चेहरे। तो आप सोचिए, ये पहली बार हो रहा है आजाद भारत में कि इस तरह की विधानसभा सामने आई है और हिमंत बिस्व शर्मा इसे खुलकर कह रहे हैं हिंदू एकजुटता की जीत। बहरहाल जीत सिर्फ असम में नहीं हुई है, एक बड़ी जीत और एक सरप्राइजिंग जीत हुई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो विजय पथ है वो आगे कैसे बढ़ेगा, आज वो आपको बताती हूं। तो आपको बताती हूं कि ये जो विजय की आपने तस्वीरें देखी, आज जीत के प्रचंड जीत के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ये तमिलनाडु में देखिए, अब विजय सरकार होगी, विजय विजयी भव है। ये तस्वीरें आज उनके काफिले की आई, वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिले, आम लोगों के उन्होंने अभिवादन भी दिया। अब करीब 60 सालों बाद सत्ता किसी तीसरे के पास गई है। तो ये तस्वीरें तो आई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर वो आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनके ड्राइवर के बेटे को टिकट दिया विजय ने और टिकट मिलने के बाद वो एमएलए भी बन गया। अगर वो तस्वीरें हम चला सकें। करीब 60 सालों बाद सत्ता में किसी तीसरी पार्टी का सूर्योदय हुआ। विजय को टीवी के विधायक दल का नेता चुना गया। तमिलनाडु की 234 में से टीवीके को 108 सीटें मिली हैं, यानी कि बहुमत मार्क नहीं मिला है। डीएमके गठबंधन को 73 और एआईएडीएमके गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु में सरकार के लिए 118 सीटों की जरूरत है। टीवीके अभी भी बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें दूर है। सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाने की कवायद अब जारी है। छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस पहले ही समर्थन देने का संकेत दे चुकी है। राहुल गांधी ने फोन मिला दिया था विजय को और उनसे बात भी कर ली। उधर एआईएडीएमके के साथ भी गठबंधन का विकल्प है। सत्ता की जरूरत दोनों पार्टियों को करीब ला सकती है। विजय का साथ एआईएडीएमके के लिए ऑक्सीजन जैसा साबित होगा, क्योंकि वो सत्ता से बाहर रही है और अब अगर विजय के साथ आती है तो एक तरह से सत्ता में वापसी होगी। छोटे दलों के साथ भी एक थर्ड फ्रंट मॉडल बना सकते हैं विजय, यानी बड़ी पार्टियां नहीं चाहिए, छोटे दलों को साथ ला सकते हैं। सवाल है कि विजय किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, क्योंकि सारी शक्ति इस वक्त विजय के हाथों में है। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात कल फिर होगी रात 8 बजे।